अल्हम्दुलिल्लाह मैम फिट। ओके, एज्यूमिंग कि आप लोगों में से आधे लोग ज्वाइन कर चुके हो, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर जैसे जैसे बाकी सब आते हैं तो हम देखते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो कल मैंने आप लोगों को आप में से कोई एक चाहेगा कि जल्दी से एक रिकैप कर ले कल वाला जो भी हमने बात की थी? कौन करेगा? एनी वन? एनी वॉलंटियर? यस मैम मैं जी जी, श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। जी मैम, कल हमने बात की थी एक जो है ना ऐसे की टेक्निक पे कि हमने जो है ना रैशनल अप्रोच फॉलो करनी है, जो थ्री डूज थे, और एफपीएससी की रिपोर्ट देखनी है, उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो अप करना है। उसके अलावा हमने उसका रीजंस ऑफ फेलियर भी देखे थे 98%। फिर जो है ना तीन चीज़ें थी जो हमने हमें जाननी चाहिए थी: नो योर सेल्फ, नो योर ऑडियंस एंड नो योर एग्जाम। हम्म। तो जी मैम ये थी। इसके बाद फिर हमने पैराग्राफ पे आए थे। फिर पैराग्राफ पे हमने देखा था टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है, क्या है टॉपिक सेंटेंस, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन थी, फिर एविडेंस देना था, एविडेंस के वो जो है ना कमेंट से कनेक्ट करके फिर पैराग्राफ को कंक्लूड करना था। आई थिंक दैट्स इट। और एक हमने ऐसे की टाइप्स भी पढ़ी थी ना जी कल? मैम, ऐसे की टाइप, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, इन पर जो है ना हमने बात की थी। अच्छा, अब आप में से ना, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप में से अब जो लोग जिनके पैराग्राफ चेक हो गए, ठीक है, वो तो ठीक है। जो बाकी है ना, उनके मैं आज चेक करके आप लोगों को प्रॉपर सबके इंडिविजुअल वॉइस नोट्स भेज दूंगी। ठीक है। अलबत्ता अभी तक मुझे ये बताओ कि आप लोगों को पैराग्राफ लिखने की अब समझ आ गई है? अब आप लोगों से, क्योंकि मेरे जो पिछले बैचेस भी रहे हैं ना, मैं उनको इसी तरह एक एक चीज करा के साथ साथ एक्सरसाइजेस कराती रहती हूँ। फिर जब वो फुल लेंथ ऐसे पे जाते हैं ना, तो वो चाहे 3 घंटे में लिखें, चाहे वो जिस तरह भी लिखे, तैयारी के साथ लिखे, तैयारी बगैर, उनका कभी स्ट्रक्चर गलत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअली एक एक चीज प्रैक्टिस की होती है ना। तो अब आप लोग पैराग्राफ में तो गलती नहीं करोगे ना? स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया है? वो जिसका भी रह गया है मैं चेक करूंगी। ठीक है, जिसका भी रह गया है ना, मैं चेक करूंगी, किसी का भी नहीं रहेगा। आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगी कि आप सबका चेक हो जाए। और ये आप लोगों की एक एक इकलौती असाइनमेंट है जो आप लोगों ने इस तरह भेजनी थी। ठीक है, बाकी आप लोगों की सारी असाइनमेंट यहाँ पे चेक होंगी, जूम पे। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं करनी, रहेगा कोई भी नहीं। ठीक है, जिनकी रहेगी वो चेक हो जाएंगी। अलबत्ता मुझे ये बता दो कि समझ सबको आ गई है पैराग्राफ की? आप पैराग्राफ में तो गलती नहीं करोगे ना? नहीं मैम, समझ आ गई। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैंने कल एक्सपोजिटरी और ऑर्गुमेंटेटिव पे फोकस रखा था। पर्सुएसिव की टेक्निक्स अभी मैंने बतानी है, मगर अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा जो मेन फोकस है वो एक्सपोजिटरी के ऊपर ही है। ठीक है। एक अपना ऐसे जो मैंने 2023 में लिखा था, जो पास हुआ है, वो दिखाऊंगी। ठीक है। ये इसलिए एक माना हुआ टोटका है क्योंकि यही मैंने भी फॉलो किया है, मेरे हस्बैंड ने भी फॉलो किया है, मेरे कजन ने भी फॉलो किया है, और हम तीनों का फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसी तरीके से पास हुआ है। और ये कोई एक्सीडेंटल तरीका नहीं था। मैंने आपको बताया था कि वी वेंट टू ऑल द मेंटोर्स इन पाकिस्तान, वी रेड ऑल द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। वी रेड ऑल द एफपीएससी समरीज। और एंड में वी वर एबल टू कंक्लूड के ये तरीका होना चाहिए। एक से, ये भी कोई फैंसी तरीका नहीं है जैसे बाकी आपको लोग कहते हैं ना कि ये यहाँ पे डालो, इसमें ये डालोगे तो पास होगे। ये आपको डलवाने वाला नहीं, बल्कि आपसे चीजें निकलवाने वाला तरीका है। इट्स द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन एसे। ठीक है। दैट्स पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट, एंड दैट्स द श्योरेस्ट वे टू पास योर एग्जाम। ठीक है ना? आप लोग इससे स्टिक कर लोगे तो इंशाल्लाह पास होगा। और तरीका भी ऐसे कि जिसमें आप सब स्टिक कर सकते हो। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को पहले तो मैं ये दिखाऊंगी तरीका, जो मेरा फाइनल तरीका है, जिसपे हम सब एग्रीड थे और जो हमने अपने मेन एग्जाम में फॉलो किया है। अलबत्ता मैं आपको अपने कुछ चेक हुए हुए मॉक्स भी भेजूंगी इसके बाद एक्सपोजिटरी के। ठीक है ना? आप लोगों ने वो भी देखने हैं। उनमें थोड़ा सा आप लोगों को इससे फर्क लगेगा, क्योंकि मेरा तरीका इवॉल्व कर रहा था ना ओवर टाइम। मैंने कहा, मैंने सब मेंटोर्स को मॉक्स दिए, सीखती गई, वह कुछ चीजें निकालती गई, कुछ चीजें डालती गई। तो वो मेरे क्योंकि पुराने मॉक्स हैं, तो आप लोगों ने उन्हें देखना इसी लेंस से, जो मैं आज आपको सिखाऊंगी देखने का तरीका। मतलब आपने ये नहीं कहना कि मैम का लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है ना, इसीलिए मैं बच्चों को अपने एसेस कम कम देती हूँ। जो बच्चे मुझसे एसेस लेते भी हैं ना बगैर क्लासेस के, फिर मैं उनको जूम पे एक फ्री क्लास देती होती हूँ कि मैं आपको अपने नोट्स समझाऊंगी कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरी भी वो जो पुराने नोट्स है ना, या पुराने मॉक्स है, आपने उनको इसी नजर से देखना है कि मैम ने आज कहा था कि ये चीज यहाँ नहीं डालनी है। अगर मैम ने खुद भी डाली हुई है तो वो गलत है। ठीक है ना? इनफैक्ट जब हम लोग आप लोगों के बाद में एसेस की असाइनमेंट्स भी चेक करेंगे ना, तो मैं यहाँ जूम पे डिस्कस करती होती हूँ। और मैं आप सबको उसका एग्जामिनर बनाती होती हूँ कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप इस बच्चे को कितने मार्क्स देते, यहाँ पे पास करते, फेल करते। उससे पता है क्या होता है?
देखो, अगर मैं सिर्फ एक अकेले आपका ऐसे चेक कर रही हूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कोई बच्चा मुझे बताया कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मेन एग्जाम में एग्जामिनर आएगा उसका माइंडसेट मुझसे मिलता होगा? कितनी पॉसिबिलिटी है? 50%। 50% भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मतलब आपके एक बंदा दुनिया में, सिर्फ एक बंदा है जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, और एट रैंडम कोई भी पूरे पाकिस्तान में से आपका एफपीएससी का एग्जामिनर आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 या 2% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरे ही माइंडसेट से चेक करे। ठीक है। मगर अगर आप लोग यहाँ पे क्लास में 30 लोग हो, ठीक है, आप में से अगर तकरीबन 25 या 26 लोग भी एक एक ऐसे पे अपना ओपिनियन देते हैं कि मैम आप ठीक कह रही हैं, यहाँ पे इस बच्चे ने ये चीज गलत लिखी है, या मैम हाँ हम सबको ये गलत लग रहा है, हम सबको ये ठीक लग रहा है, तो अब आप लोग बताओ कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उन 25-26 लोगों के ओपिनियन से उस एग्जामिनर का भी ओपिनियन मिलता होगा। मतलब जब 25-26 लोगों ने कहा कि इस बच्चे की यहाँ पे ये चीज लिखी हुई रैशनल माइंड को गलत लग रही है, मैं एग्जामिनर होता तो मैं फेल करता, तो उसकी फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जामिनर से भी मीट करता होगा वही पॉइंट ऑफ व्यू, वो माइंडसेट, एग्जामिनर को भी वो चीज बुरी लगेगी। ज्यादा है या कम है? आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी मैडम। मैं यही कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के इसी तरह से एग्जाम चेक करती हूँ, पिछले बैचेस के भी इस तरह करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ना, आप लोगों के अंदर वो वाला माइंडसेट मुझे चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी जब पढ़ाऊं तो आप लोग सारे एग्जामिनर बन जाना। इवन मैं जो अपने भी मॉक शेयर करूंगी ना आज, आपने उसको उन क्रिटिकल आइज से देखना है, इस वाली जो आज पैटर्न सिखा रही हूँ इसकी लाइट में। सबको समझ आ गई बात? जी मैम। चलो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को आज मैं ना आउटलाइन का ओवरऑल तरीका सिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इतना अच्छा मैं आप लोगों को आउटलाइन कभी नहीं पढ़ाऊंगी। दूसरा, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये एक्सपोजिटरी की आउटलाइन है, ठीक है। मगर मेजर मेरी क्लास आउटलाइन की यही वाली होती है जो आज है। तो आज बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर ना, जैसे कल मैं पैराग्राफ एक्सपेक्ट कर रही थी, आज आई एक्सपेक्ट कि आप सबको आउटलाइन बनानी आ जाए, ठीक है। मेरे साथ इस पे रहना है, कोई क्वेश्चन हो बीच में ही पूछ लेना है। ओके, बिस्मिल्लाह। सो कोई बंदा ये टॉपिक पढ़े, कोई भी पढ़ो आप में से। Online learn online learning is not only convenient but often more effective than traditional classrooms education. हाँ, अब आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो ना तो आप लोग सोचने लग जाते हो कि ये एक्सपोजिटरी है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। पहली बात तो आपने ये नहीं सोचनी, ठीक है ना। ये बात थोड़ी बात के लिए छोड़ दो, इसको अभी नहीं सोचोगे। आपके सामने एग्जाम में 10 टॉपिक्स हैं, आपने उनमें से कौन सा चूज करना है? आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को कभी किसी ने ये कहा है कि आप लोगों ने टॉपिक वाइज ऐसे की तैयारी करनी है, 17 या 18 टॉपिक्स पे रिसर्च जमा करनी है? कभी किसी ने कहा है आप में से किसी को? यस No, मैम, no, मार्केट में सब लोग यही कहते हैं। हाँ कहते हैं ना, ठीक है। देखो, आप लोगों को जो मुझे बनाना है ना, वो ऐसा बनाना है कि आप लोग मार्केट वालों से भी पीछे ना रहो, ठीक है, रट्टे वालों से भी, बहुत ज्यादा रोट लर्निंग करने वालों से भी पीछे ना रहो। इसलिए आपको मैं भी 17-18 टॉपिक्स दे दूंगी, पर वो बहुत बाद में जाके दूंगी। अभी आप लोगों के लिए ट्रिक ये है ना, जब एग्जाम में आपके सामने 10 टॉपिक्स लिखे हुए आएंगे ना एफपीएससी की तरफ से, 10-10 देते हैं ना आपके पास टॉपिक्स, ऐसे ही होगा। जी आप लोगों को ये नहीं देखना कि कौन सा एक्सपोजिटरी है कौन सा ऑर्गुमेंटेटिव, ना ये देखना है कि भाई मैं तो एजुकेशन पे तैयारी करके आया हूँ, मैं तो हेल्थ पे तैयारी करके आया हूँ, मैं तो डेमोक्रेसी पे तैयारी करके आया हूँ। आपने फॉर फॉर 5 मिनट्स या फॉर 6 मिनट्स जरा उन सब टॉपिक्स को गौर से पढ़ना है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितनों को लगता है कि मैं अपने एग्जाम में ऑनलाइन लर्निंग को एज अ डोमेन तैयार करके गई होंगी? कुछ कितनों को भी लगता नहीं। है? मतलब किसी को ये लगता है कि मैं ऑनलाइन लर्निंग को स्पेसिफिकली एज अ डोमेन तैयार करके गई होंगी जिसपे मेरे पास कम से कम 18 से 20 सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगे? 5 to 10%। नहीं लगता ना। ऑनलाइन लर्निंग तो हमें से किसी के माइंड में नहीं आती ना, कोई मार्केट में बेच रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग तैयार करो। ऐसे ही है ना, आप शायद बेच यस रहे हो, मैम। हमारे टाइम तक तो नहीं बेच रहा था। तो मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया? देखो, मैंने आईटी वाला भी नहीं चूज किया, मैंने इसलिए चूज किया कि जब मैंने सारे पढ़े ना तो मुझे ये पता था कि ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ है। इसको इंटरप्रेट करना, ब्रेक करना और इस पे रैशनल माइंड से आर्ग्यूमेंट्स बनाना आसान है। देखो, आप सबने कोविड में जूम पे क्लासेस ली है कि नहीं? अभी जूम पे ले रहे हो क्लास के नहीं? यस यस मैम। मैम।
क्या ये ऑनलाइन लर्निंग है? बिल्कुल। यस एक डे टू डे चीज है ना। अभी आपसे बुलवाऊं तो आप मुझे इस पे 5 फायदे और 5 नुकसान नहीं बता सकते अभी इस एक्सपीरियंस से? अभी मेरा नेट ब्रेक करता है, आप लोगों की क्लास रुक जाती है, क्या ये नुकसान नहीं है? अभी आप जी लोग रोजे में अपने घर बैठे हुए हो, मैं अपने घर बैठी हूँ, हम पढ़ रहे हैं, क्या ये फायदा नहीं है? यस यही मैम बात है ना, हमारे पास टूल्स हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मार्क करना है, ये मैंने लाइन लगा दी रेड कलर की, ये मैंने लाइन लगा दी ब्लू कलर की, ये टूल्स हैं, ये फायदा नहीं है? तो बच्चों देखो, ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बाद में आप लोग सुन सकते हो, ये फायदा नहीं है? तो मुझे ये पता था कि ये मेरी डे टू डे लाइफ से टॉपिक आया है, इसको ब्रेक करना आसान है, तो मैंने ये चूज करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि चाहे आपने उस टॉपिक को तैयार किया कि नहीं, चाहे आपके पास उस पर एविडेंसेस हैं कि नहीं, चाहे वो जो टॉपिक है वो एक्सपोजिटरी या ऑर्गुमेंटेटिव या एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप से वो रेलेवेंट है, आपने उस पे बहुत कुछ जिंदगी में ऑब्जर्व किया है और उसको समझना बहुत आसान है, उसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है, तो आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे? वही वाला। गॉट इट? वही वाला। पहला 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 पॉइंट आपका क्या था आज सीखना, कि एग्जाम में टॉपिक कैसे चूज करते हैं। यस आप लोगों ने 2023 का पेपर देखा है ऐसे का? जी जी मैम। यस मैम। हाँ, यस उसमें मैम। आप लोग आज आप सारे जाके फिर देखना। ठीक है, 2023 का पेपर फिर से देखना आप लोग, फिर उसमें देखना कि मैंने ये क्यों चूज किया है, ताकि आप लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो जाए। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हो? यस जी मैम यस मैम। ये पॉइंट ग्रैब कर दिया आप लोगों ने? जी हाँ। ठीक है, ये आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि मैंने ये टॉपिक चूज करने के बाद इसको कैसे ब्रेक किया। ठीक है, ओके। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट, मैंने इसको यहाँ तक ब्रेक कर दिया। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट। अब देखो, नॉट ओनली, ना सिर्फ, इससे क्या मीनिंग कन्वे होता है कि एग्जामिनर पहले से इस बात पे कन्विंस्ड है ना। जब हम कहते हैं ना सिर्फ, ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है, तो मतलब उसकी खूबसूरती को तो मैं पहले से मान रही हूँ ना, यही बात है। जी यही बात है ना, सारे मानते हो? यस मैम। यस यस तो मैम मतलब ये वो पार्ट है कि जिसको एग्जामिनर मानता है और मैंने उस पर सिर्फ कुछ एजुकेट करना है, उसको कुछ वैलिड पॉइंट्स देने हैं। तो क्या बन गया ये, क्या कैसा पार्ट बन गया? कौन सा वाला डिस्कोर्स? expository, एक्सपोजिटरी पोजिट्री। अब बट ऑफन मोर इफेक्टिव, मगर ज्यादातर वो इफेक्टिव भी होती है। अब बट ऑफन, ये क्या शो कर रहा है कि इसको चीज को प्रूव करने का बर्डन किसके शोल्डर्स पे है? इसको स्टूडेंट प्रूव पे। किसने स्टूडेंट के करना? राइटर। स्टूडेंट के, राइटर। मेरे। यही बात है। तो ये थोड़ा सा किस तरह का आ गया इसमें आपके पास? आर्ग्यूमेंटेटिव। एंड देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। ठीक है, तो देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन क्या शो करता है कि आपने इसको ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन से कंपेयर करना है हर तरह से, उसके फायदे के तौर पे भी और इसके फायदे के तौर पे भी। तो जब हम उसका फायदा देखेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी? जब हम उसके बेनिफिट्स इसके कंपैरिजन में देखेंगे ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन के, काउंटर आर्गुमेंट ना। काउंटर में अब आप लोगों को ब्रेक करना आया कि मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है? यस मैम ओके, तो आप लोग अपनी आउटलाइन में जब लिखोगे ना, सबसे पहले आप बड़ा करके टॉपिक लिखोगे। ठीक है, फिर मैम आप लोग, एक क्वेश्चन जी जी, मैम। पूछें पूछें। कि अगर यानी कि हम इसके उल्ट जा सकते हैं, यानी कि हम बोलें कि नहीं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से। आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते, मगर इसकी देखें लैंग्वेज थोड़ा सा ये बता रही है कि ऑनलाइन लर्निंग पे देखें, ये वाला पार्ट जो है ना, नॉट ओनली, ये इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर देता है कि यहाँ पे आपके पास देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था, एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव में कोई फर्क बताया था? मैंने कहा था दोनों को सेम तरीके से लिखवाऊंगी, दोनों में काउंटर आर्गुमेंट भी दिलवाऊंगी। तो फिर अगर मेरी हद तक देखो तो एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव में मैंने क्या फर्क बताया था आप लोगों को? एक छोटा सा फर्क बताया था, जिसके बाद आर्गुमेंटेटिव भी एक्सपोजिटरी बन जाएगा। नेम आर्गुमेंटेटिव नेम हम ऑफ ट्रू और टेक्स्ट। फॉल्स और यस और नो का यानी फर्क यस, आपका मैंने साफ कहा क्लियर था। होना चाहिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि एक्सपोजिटरी में सीधी सीधी बात है, आर्ग्यूमेंटेटिव में दो रास्ते हैं, मगर जब एक दफा एक रास्ता पकड़ लो तो वो भी एक्सपोजिटरी बन जाता है। ऐसे ही होता है ना। यस मैम। देखो, यहाँ पे मसला ये है ना कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि नॉट ओनली, यानी नॉट ओनली कन्वीनियंट, तो उसने पहले ही उसे कह दिया देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन, यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन के बरअक्स या उसकी उसकी निस्बत ये कन्वीनियंट तो है ही है। तो ये चीज इसको ना थोड़ा सा आपके लिए एक ही रास्ता बना देती है, मतलब दो रास्ते नहीं दे रही।
तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजिटरी कह सकते हो। ये बात क्लियर हुई अब आपको? आप मुझे ये बताओ, एक टॉपिक इसी एस्से में आया था जिसमें था कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये आया था ना कि नहीं? जी मैम। Yes. अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें आप यस और नो या ट्रू और फॉल्स कह सकते हो, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी? नो मैम। नो कह मैम सकते हो ना पीपल हैव? एक मिनट देखो, ट्रू फॉल्स लगता है कि नहीं। कह पीपल सकते हैं मैम। हैव बिकम ट्रूली, पीपल हैव बिकम, क्या मैंने बताया था, सॉरी, ओवरली डिपेंडेंट। ओवरली ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब बताओ इस यस पे ट्रू या फॉल्स लगेगा कि नहीं? यस Yes. भैया मैम ट्रू लगेगा मैम। हाँ देखो, दोनों लग सकते हैं ना, फॉल्स भी लग सकता है ना, तो वहां पे आप नेगेट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रू फॉल्स इसलिए नहीं लग सकता कि इधर तक का पार्ट तो नॉट ओनली कह के उसने सिक्योर कर दिया ना कि है ही है, इज यूज किया हुआ है। इधर से आगे आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप फिर इसको प्रीडोमिनेंटली ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में करो। ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन पे आप एक दो काउंटर आर्गुमेंट्स दे दो। कुछ मतलब, अब आपको वजन क्लियर हुआ इसका कि Yes. कैसे अपने ऐसे को वे करना है? देखो आप लोग ना हमेशा लफ्जों पे फोकस किया करो। आप लोगों को इतना ज्यादा फालतू चीजों में डाला होता है ना, एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंटेटिव, ये और वो। आप लोग इन चीजों में, आप लोग पता है जाते हो ना, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? देखो ऐसे में 3 घंटे होते हैं ना, आप लोग वहां जाते हो, पेपर देखते हो, पहले ये देखते हो कि इनमें से एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं, वो तो आप क्रॉस ही कर देते हो। फिर आप देखते हो कि यार मैं क्लाइमेट चेंज तैयार करके आया हूँ, मैं एजुकेशन तैयार करके आया हूँ, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे ही क्लाइमेट चेंज लिखे हुए देखोगे ना, आप लोग कहोगे यार ये तो बल्ले बल्ले हो गई है, मैं तो ये तैयार करके आया हूँ, बस मैं इस पे शुरू करता हूँ। जब आप आधा ऐसे लिखते हो ना, फिर आपको या आउटलाइन बना लेते हो आधी, फिर रियलाइज होता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे के हर टॉपिक को कंसिडर किया करो कि ये किया जा सकता है, और उसके ना कुछ वर्ड्स पे फोकस किया करो। ठीक है ना, कुछ वर्ड्स पे। अब आप लोग बताओ, अभी जो मैंने आपको ऐसे बताया है वो कौन सा था, जो दूसरा ऐसे बताया है? दूसरा कौन सा बताया है? टेक्नोलॉजी पीपल People ओवरली have become overly dependent on technology. हाँ, आपको पता है मैंने अभी अपने सारे बैचेस से ये ऐसे लिखवाया है ना, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। आपको पता है उन सबने क्या किया है? उन्होंने स्टैंस तो यही लिया है कि यस पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मगर उन सब ने ना उसमें टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव साइड्स लिखती हैं कि एजुकेशन में कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। ठीक है, एआई के क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखो ओवरली का टर्म, इस पे जरा देखो, ओवरली। अगर मैं आपको कहूँ कि आमना चुप कर जाओ, यूर ओवर टॉकेटिव, यार तुम बहुत ओवर हो रही हो। ओवर पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव टर्म है? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव हाँ, मैम तो आप अगर इस टॉपिक में सिर्फ ओवर के ऊपर एम्फेसिस नहीं करते, तो आप ये ऐसे गलत दिखोगे, चाहे आपने जो भी स्टैंस लिया। ठीक है, तो बच्चों ये बात होती है कि आप लोग ना एक तो हर टॉपिक को कंसिडर किया करो कि शायद मैं ये लिख सकता हूँ, चाहे मैंने इस पे रिसर्च की है कि नहीं की, चाहे ये एब्स्ट्रैक्ट है, एक्सपोजिटरी है, ऑर्गुमेंटेटिव। आप लोगों को मैं देखना एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसा तैयार कराऊंगी कि मेरे पिछले बैचेस अब जितने भी हैं वो कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट करके आएंगे। ठीक है, वो फिक्र नहीं करनी। आप लोगों ने हर टॉपिक को इस शक के साथ देखना है कि शायद ये मैं कर सकता हूँ, और उसमें ना एक एक कीवर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, जिससे आपको उसका मतलब समझ आए। और कोशिश फिर भी यही किया करो कि चाहे आप लोग यहाँ से एक्सपर्ट्स बन जाओ मतलब समझने के, फिर भी सेफेस्ट ऐसे करो जिसका मतलब समझना सबसे आसान है। अब यहाँ तक बात क्लियर है? यस यस मैम मैम अच्छा जी, अब आप लोग देखो। मैडम ये समझना जरूरी है कि मतलब ये कौन सी काइंड का, ऐसे अगर हम उसे ब्रेक सही तरह से कर लेते हैं जी तो हम मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि मतलब कौन सा ऐसे है, मतलब उसको ब्रेक सही से कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जरूरी तो नहीं है कि मतलब हम उसकी काइंड देखें कौन सी है। नहीं ना, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप लोग अभी, खैर अभी आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ना होल्ड ही कर दो, इसलिए होल्ड कर दो कि अभी आप लोगों को जब मैं तरीके से सिखाऊंगी ना तीनों आउटलाइन लिखने के, फिर आप लोग कहोगे कि इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। मतलब एग्जामिनर, आपको पता है उस दिन मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे पूरा ऐसे गलत इंटरप्रेट करके लिख के दिया, पूरा ऐसे उसने गलत इंटरप्रेट किया हुआ था। जो मैंने तरीका उसको सिखाया हुआ था ना, उस तरीके की वजह से मैं खुद ही उसका ऐसे नहीं पहचान सकी, मैं उसे गुड देती रही टिल आई रीच द काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट में थोड़ी एहतियात करनी होती है, वो आपकी सारी कच्चा छट्टा खोल के रख देता है। उस तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे तैयारी कराई होती है कि आपने जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट किया है, जिस तरह मर्जी उसको एक्सपोजिटरी समझा, आर्गुमेंटेटिव या एब्स्ट्रैक्ट, काउंटर आर्गुमेंट तक वो नहीं पहचान सकता कि आपने ऐसे गलत लिखा है या ठीक। तो आप लोगों ने ना ये, अभी आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि ये तो तीनों एक तरह लिखने हैं।
गेम पता है कभी भी ये नहीं होती। आपको क्या लगता है ये एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, पर्सुएसिव, इन पे इतना फोकस क्यों रखा हुआ है टीचर्स ने? अगर नहीं रखेंगे तो आप जाके खरीदोगे उनसे ऐसे? मतलब आपको कोई क्या, एक सीधी सी चीज है ऐसे आराम से पास फेल होता है, सिर्फ तुम लोगों ने अपना दिमाग प्रिपेयर करना है, नॉलेज भी तुम लोगों का इधर उधर जो रोज ऑब्जर्व करते हो डे टू डे लाइफ में उसी से आएगा, लंबी रिसर्चेस भी नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहनी है एक सेट पैटर्न पे, तुम लोगों ने अपना माइंड ट्रेन करना है टॉपिक को सही इंटरप्रेट करने के लिए, और अपने डे टू डे आर्ग्यूमेंट्स को जरा ऐसे तरीके से लिखने का कि वो थोड़े फॉर्मल लगे। अगर कोई आपको ये कहे तो आप लोग जाके पे करके खरीदोगे ऐसे ऐसे फिर? नहीं, इसीलिए तो आप ये लोग खुद ही पूरा बंदा बैठ के साल, कर लेगा। हाँ ना, एक टीचर से दूसरे टीचर की तरफ जाते हो, दूसरे मतलब, हाँ, मुझे खुद याद है कि जब मैं एकेडमी में थी ना, तो मुझे खुद हमारे एक बहुत सीनियर टीचर थे, ठीक है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने भी अपने ऐसे रिजेक्ट कराए, वो हमें कहते होते थे कि मेरे पास ये बच्चा अभी थर्ड अटेम्प्ट में फिर आ गया है, सेकंड अटेम्प्ट में तो उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, फर्स्ट में तो ये मुझे हल्का फुल्का फॉलो करता था। तो क्यों जाओगे आप लोग सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, अगर आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि ऐसे इज द सिंपलेस्ट थिंग इन सीएसएस एग्जाम प्रोसेस, ठीक है? तो देखो, डोंट फॉल फॉर ट्रैप्स। अपने आप को, मुझे 7 अप के ऐड में नहीं आता कि सिंपल इज बेटर, इट्स ऑलवेज दैट्स द की फॉर सीएसएस। गॉट इट? समझ आई यहाँ तक? आगे जाएं। Yes, ma'am. अब आप लोगों को प्रेजेंटेशन का थोड़ा बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले अपना टॉपिक लिखा, गॉट इट, फिर आपने आउटलाइन लिखी, ठीक है, आउटलाइन मतलब आउटलाइन का की आप लोग हेडिंग देते हो, ये अब कोई वो नहीं है कि मैं कोई तावीज बता रही हूँ या मेरा कोई स्पेसिफिक पैटर्न है कि आप लोग मुझे इतना बड़ा टॉपिक लिख के नीचे स्पेस दे के आउटलाइन लिख के लाके दोगे तो मैं चेक करूंगी। देखो, इसके पीछे भी आप लोगों का माइंड कन्विंस करना है। मैंने कहा था ना, मेरी बात मत मानो, एफपीएससी की मानो, अपने दिमाग की मानो। एक मिनट, ये देखो, कल हमने जब सवाल पढ़ा था तो क्या उसमें एफपीएससी ने अलग से आउटलाइन को नहीं मेंशन किया था कि पहले आउटलाइन दें और फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे दें? Yes, ma'am. तो आप लोग जब यहाँ पे टॉपिक लिख के पहले बड़ा करके आउटलाइन लिखते हो, तो मतलब अब मैं आपको ऐसे का पहला पार्ट दे रहा हूँ, गिव मी मार्क्स फॉर इट, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग द फुल ऐसे जो जिस पे आपने मुझे अलग से मार्क्स देने। तो आप ये स्टैब्लिश करो कि ये मेरा पहला पार्ट एड्रेस हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कहती होती हूँ बड़ा करके आप आउटलाइन लिखो, ठीक है? आप लोग एफपीएससी और आपकी रैशनल माइंड को अब ये बात अपील करनी चाहिए। इस पे सब एग्रीड हो? Yes, ma'am. यस। ओके, देन आपकी पहली हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। अब जरा सी फॉर्मेटिंग देखना, मैंने इसको क्या नंबरिंग दी है? 1। 1। ओके, हैव आई रिटन द थीसिस स्टेटमेंट हियर? नो। No. नो मैडम। यू No, पीपल ma'am. शुड नॉट। अब इसके पीछे भी रैशनल बताती हूँ, ठीक है? रैशनल क्या है? हमने किन 3 सोर्सेज की बात माननी है? एफपीएससी। PSC International Standards. स्टैंडर्ड और आपका अपना दिमाग। अब Yes. मेरा जरा इस पे आर्गुमेंट सुनना, ठीक है? जैसे वकील नहीं देते दलील, मैं दूंगी, आप लोग फिर बताओ आपका दिमाग एफपीएससी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये मानते हैं कि नहीं। आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है? इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है? एन पे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैंने एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है, उससे मैंने ये उठाया हुआ है। इसके एंड में थीसिस स्टेटमेंट लाजमी है, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट बगैर पास होगा मुश्किल। कि नहीं होगा? मुश्किल नहीं होगा ही नहीं, ठीक है? इंट्रोडक्शन के लिए ये लाजमी है। अब इंट्रोडक्शन के लिए तो ये लाजमी है, मगर जब एक चीज इंट्रोडक्शन के लिए लाजमी है तो उसका फिर आउटलाइन में होना लाजमी है कि नहीं? क्या वो आउटलाइन में भी फर्ज है, या उसको सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि फर्ज कहाँ पे? इंट्रो के एंड में। Yes, इंट्रो के एंड में है ना खाली? तो Yes, ma'am. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो आप लोगों ने इसको सिर्फ इंट्रो के एंड में लिखना है, आपके ऊपर कोई फर्ज नहीं है या लाजिम नहीं है कि आपने आउटलाइन में लिखना है, वहां से तो आप बरी जिम्मा हो गए। दूसरी सोर्स एफपीएससी है, ठीक है? अब हम लोग जरा एफपीएससी को और आपके रैशनल माइंड को देखते हैं। देखो, आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, ठीक है, उसका अलग लेक्चर है, मगर वो आप लोगों के ऐसे का ना क्रक्स होता है 30 लफ्जों का, ठीक है, तकरीबन 30 लफ्जों का। अब आप लोग मुझे ये बताओ, आप में से क्या कोई ऐसा है जो ये दावा कर सकता है कि उस वो जो 3000 लफ्जों में मुझे चीज लिख के देगा, अगर वो शेक्सपियर भी है, चार्ल्स डिकन भी है, ठीक है ना, आप लोग कोई बहुत बड़ा राइटर भी हो, ठीक है, जेन ऑस्टिन हो, ठीक है, आप लोग, क्या कोई आप में से दावा कर सकता है कि आप 3000 लफ्जों में लिखी हुई अपनी चीज को उतनी ही खूबसूरती और उतने ही इम्पैक्ट के साथ 30 लफ्जों में लिख सकते हैं? नो मैडम।
कोई एक बंदा जो दावा कर ले ये। इम्पॉसिबल। एनीवन, कोई नहीं कर सकता। जी। अच्छा, अब आप ये बात अब जरा 1 मिनट अपने माइंड में रख लो, होल्ड कर लो। अब आप मुझे ये बताओ कि आप अगर एग्जामिनर हो एफपीएससी के, आपके पास 1000 पेपर्स आए हैं ऐसे के, ठीक है, कितने आए हैं? 1000 पेपर्स। आपको मिल रहे हैं पर पेपर 600 रुपए। 600 भी नहीं मिलते, कम मिलते हैं असल बात बताऊं तो। आपके लिए सबसे आसान काम क्या है? उस बंदे को फेल करना या पास करना? आपकी फेल करना आसान। इंक्लिनेशन किस तरफ होगी? हाँ, फेल इंक्लिनेशन किस तरफ होगी? फेल करना। अब होता ये है ना, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, एग्जामिनर यहाँ से शुरू करेगा ना, जब वो हर जगह पे ढूंढ रहा होता है कोई चीज मिले और मैं बच्चे को फेल करूं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? आप लोग वो जैसे खुदकुश हमलावर नहीं होते, आप लोग यहाँ इंट्रो के नीचे लिख देते हो थीसिस स्टेटमेंट। वो कहता है भाई मुझे किसने सजा दिया कि मैं 3000 लफ्ज लिखूं? मैं ये 30 लफ्ज पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पास या फेल करता हूँ। पास उसने सिर्फ 2% बच्चे करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो बहुत चांसेस हैं कि अंदर आपने बेहद अच्छा ऐसे भी लिखा है। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को जब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ाऊंगी ना। मेरा अभी एक स्टूडेंट था अब्दुल्ला, मैंने उसकी एक ऐसे के ऊपर वीडियो भी बनाई थी। वो इतना बेहतरीन ऐसे लिखता है, अगर आप उसकी थीसिस स्टेटमेंट देख के नहीं कह सकते कि वो अंदर से इतना अच्छा ऐसे होगा। बल्कि मैं आपको एक और एक्सपोजिटरी की एग्जांपल भी दिखाऊंगी एक बच्चे की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे उसे दावत देते हो कि आ बेल मुझे मार, ठीक है ना। तो ये वाला गेम आपके साथ हो जाता है। अब अगर आपको मेरा ये आर्गुमेंट सुन के लगता है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए तो आप मत लिखें। अगर फिर भी लगता है कि लिखनी चाहिए तो आप लिखें, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे फर्ज नहीं है, ना लिखने पे आप फेल नहीं होगे। हाँ, लिखने पे फिर आप वो जो शोधी मारोगे ना, उसमें बहुत चांसेस हैं कि आप वहीं पे आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो आप कन्विंस हो कि मैंने क्यों नहीं लिखा। अब यस मैम मैम। बाकी टीचर्स कहते हैं कि आपने फैसिलिटेट करना होता है एग्जामिनर को, इसलिए ये थीसिस आप एग्जामिनर को देखें, मेरी बात सुने। आप लोगों ने, आप में से यूएस हिस्ट्री किसका है? मैम मेरे आपका है? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ही है। मेरा भी है मैम। आपने क्या, आपने सिविल वॉर पढ़ी है अब्राहम लिंकन वाली? अब्राहम लिंकन वाली सिविल वॉर थी जिसमें यस स्लेवरी मैम। खत्म हुई थी, पढ़ी है? यस यस मैम। मैम। अब एक नॉर्थ था और एक साउथ था। नॉर्थ वाले जो हैं वो इनके ऊपर एक्टिवली अटैक कर रहे थे ना। साउथ वालों के पास तो इतनी वेपनरी नहीं थी, तो उनकी टेक्निक क्या थी? उनकी टेक्निक क्या थी? अच्छा चलें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। एक और एग्जांपल पूछ लेती हूँ। जब आपके पास वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, रशिया जब ब्रिटेन पे अटैक कर रहा था, ठीक है, तो ब्रिटेन की स्ट्रेटजी क्या थी? वो जो आप लोगों की शर्ट्स पे लिखा भी होता है, कीप काम एंड कीप काम एंड कीप गोइंग, आई थिंक क्या होता है वो किसके वर्ड्स थे? उनके, जो आपके पास ब्रिटेन के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनके। वो भी नहीं समझ आती तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर तो फॉलो कर रहे होगे ना, सीएसएस एस्पिरेंट्स होके? नहीं कर रहे हो रशिया जी यूक्रेन वॉर? मैम। अब यस मैम। यूक्रेन रशिया की निस्बत वीक है कि नहीं? वीक है। यूक्रेन की क्या स्ट्रेटजी थी इस वॉर में? कीप काम। मैं बताती हूँ, इसे कहते हैं आउट लास्टिंग। आउट लास्टिंग क्या होती है कि आप डटे रहो, डटे रहो और अपने दुश्मन को जितना ज्यादा आगे आने दे सकते हो आने दो, ठीक है ना, जब तक वो थक नहीं जाता, जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाता। आप इसे आउट लास्ट करते हो, आप वॉर को खत्म नहीं होने देते, ठीक है ना। फिर वो खुद ही आपका दुश्मन तंग आके कि ये तो अगला तो नहीं हार रहा, मैं ही छोड़ देता हूँ, छोड़ देता है, हार मान देता है। ये एक टेक्निक आउट लास्टिंग है। ये अब सबको समझ आई हुई है कि नहीं? यस मैम। इसी तरह ना आपने अपना ऐसे भी आउटलास्ट करके पास कराना होता है। आपने कोशिश करनी होती है कि आपका एग्जामिनर, ये तो मैं बेट करके कहती हूँ कि आपका एग्जामिनर पूरा ऐसे नहीं पढ़ता, ठीक है, मगर आपने ये कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा वो आपका ऐसे पढ़ सके ना वो पढ़े। आप मुझे बताओ, आपने यहाँ थीसिस स्टेटमेंट दे दिया है तो कौन, आप लोग खुद बताओ, आप लोग अपने रैशनल माइंड से बताओ, क्या आप 200-300 रुपए लेके, 400 रुपए लेके, 1000 ऐसे होते हुए जब आप हो भी एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे, क्या आप यहाँ पे, आपको मैं दावत दे रही हूँ कि आओ देखो मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, अगर तो मैंने बिल्कुल लिखी गलत है, वो मेरे ऐसे का मीनिंग ही वहां पे गलत दे रही है, तो फिर तो बिल्कुल ही गेम ओवर।
बाकी अगर मैंने ठीक भी लिखी है तो मेरा वो इंप्रेशन तो वो नहीं बना सकती जैसे पूरा ऐसे बनाएगा ना। तो यहाँ पे मैं उसे दावत दे रही हूँ कि आओ भाई मेरा इंप्रेशन बनाओ, पास फेल करो। तो क्या वो आउटलास्ट करेगी चीज, क्या वो आगे तक जाएगा फिर आपका ऐसे पढ़ने? खुद बता दो रैशनल माइंड। ह्यूमन बिल्कुल साइकोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बच्चों ये है कि होते हैं लोग पास, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिख के भी। ये देखो, थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिखना इज नॉट अ जुर्म। थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिखना इज नॉट अ फर्ज आइदर। ठीक है, आप पे फर्ज नहीं है। आप पे फर्ज कहाँ लिखनी है? इंट्रो के एंड में। यहाँ लिखना ना लिखना आपकी चॉइस है, मगर मैंने आपको एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट दे दिया कि यहाँ क्यों नहीं लिखनी चाहिए। स्टिल आप लिख सकते हो, मैंने कहा ना नहीं कन्विंस हो रहे तो स्टिल लिख सकते हो। मैंने क्यों नहीं लिखी? हाँ बताएं, प्लीज पूछे। मैम आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे है उसमें हम यस और नो का अगर स्टैंस लेना चाह रहे हैं तो वो हम पहले बताएंगे नहीं उसमें, फिर नहीं जी नहीं, मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होगा, ठीक है। वो आपके ना यहाँ पे आर्गुमेंट्स और आपका ओवरव्यू आपका जो ओवरव्यू पैराग्राफ होता है ना, वो डिपिक्ट कर देता है कि आपका क्या स्टैंस है। आप अपना थीसिस इंट्रो के एंड में ही दोगे, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिखने की कोई तुक भी नहीं है, ठीक है। और कभी भी आपको कोई थीसिस स्टेटमेंट यहाँ ना लिखने पे फेल नहीं करेगा। हाँ, लिखने पे कर सकता है अगर आपने गलत लिख दी या उसका मूड हुआ कि यहीं से इंप्रेशन बनाओ। तो ना लिखना इज ऑलवेज सेफर, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स लिख के भी पास हुए हैं, मगर मैं ज्यादातर लोगों को यही जानती हूँ कि जिन्होंने नहीं लिखा वो पास हुए, ठीक है ना। इस वजह से नहीं कि ये कोई ऐसी चीज है कि जो जरूर पास या फेल ही कराती है, जिसका होना या ना होना पास फेल करने में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए कि इट्स अ टिकिंग बॉम्ब, ठीक है ना। ये किसी भी वक्त फट सकता है। अब आपको रैशनल समझ आ गया है? इस पे कोई वो आपके पास रूल ऑफ थंब नहीं है। ये मैं आपको कोई ऑफिशियल चीज नहीं बता रही, मैं आपको अपने एक रैशनल आर्गुमेंट दे रही जो मुझे लगता है। इफ यू आर कन्विंस्ड तो डोंट राइट, इफ यू आर नॉट आप लिख सकते हो। गॉट इट? Yes, यस मैम। yes, ma'am. लीविंग इट टू यू, ठीक है, कोई कंपल्जन नहीं है। फिर ये देखो, अच्छा एक और चीज देखो, मैंने यहाँ पे देखो लाइंस छोड़ी हुई हैं। ये भी एक मुझे बच्चे मेरे बैचेस में बताते हैं कि हमें किसी ने कहा है कि लाइंस नहीं छोड़ते, ठीक है। बिल्कुल मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था नेक्स्ट पे। आपने जो हमें बताया जाता है कि लाइन आपने बिल्कुल नहीं ना छोड़नी, तो क्या बच्चे ऐसा देखो, करना? मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं आपको अपना बता सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने शौहर का बता सकती हूँ जो कि मुझसे बहुत दूर एक सेंटर में पेपर दे रहे थे। मैं आपको अपने कजन का बता सकती हूँ जो हम दोनों से बहुत दूर एक सेंटर में पेपर दे रहा था। उन 3 एग्जामिनर्स ने तो हमें इस चीज पे नहीं फेल किया। बाकी कोई करता है तो आप लाइन ना छोड़े, ठीक है। मैंने वैसे अपने मॉक्स में भी छोड़ी हैं, मैंने यहाँ भी छोड़ी हुई है, ठीक है। मुझे कभी किसी ने इस पे फेल नहीं किया। तो मैं, अगर आप लोग 3 लोगों के तजुर्बे से मानते हैं ना, तो मैं आपको ये 3 लोगों के तजुर्बे से तो कह सकती हूँ कि लाइन छोड़ने पे कोई फेल नहीं करेगा। दूसरा, आप अपना दिमाग लगाएं, आप लोग खुद बता दें क्या ये लाइन छोड़ी हुई अच्छी लग रही है, या मैंने अगर गिचर मिचर किया होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता। खुद बता दें, रैशनल माइंड क्या थोड़ी कहता है। अच्छी लग रही है, पेपर प्रेजेंटेशन मैम अच्छी इस फील हो रही है। तरह से ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है, हाँ, लाइंस अब को आपने छोड़ उसको के। प्रेजेंटेबल चीज ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना कि आपकी कोई चीज पढ़ी जाएगी, ठीक है, वो आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन अच्छी बन गई तो 90% चांसेस है पास हो जाओगे। वो खराब बना दी, अंदर जो मर्जी लिखो, हीरे जवाहरात डालो, मुश्किल है कि पास किया जाए, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसको कहते हैं ओवरव्यू पैरा, ठीक है। इसको रीड करो, कौन रीड करेगा? Online education is the future of education across the globe. हाँ, अब ये देखो, ओवरव्यू पैरा लिखने में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आपने ओवरव्यू पैरा कुछ ऐसा लिखना है ना कि जो इतना ब्रॉड हो कि आपके ऐसे की हर हेडिंग को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करे। अब एक मिनट देखना जरा, ये मैंने क्या लिखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया की एजुकेशन का फ्यूचर है। यही लिखा है, जी, यही लिखा है ना, यही yes, लिखा है ma'am. कि नहीं? अब एक यस मिनट ये देखो, यहाँ पे मैंने मैम। लिखा कि मैम ऑनलाइन। बाकी माइक्स म्यूट करवा दें, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, आपकी बात समझ नहीं आ रही। बस ये नहीं, म्यूट हो गए, ठीक है। अब आप सुने, देखिए मैंने पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन आपके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन से कन्वीनियंट है। दूसरा दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन की निस्बत अफेक्टिव है, ठीक है, यही बात है। फिर मैंने दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन।
अलबत्ता अगर हम उन शॉर्टकमिंग्स को खत्म कर दें तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को बेस्ट यूज में ले आएंगे और वो एजुकेशन का फ्यूचर बन जाएगी। तो क्या मेरा ये पूरा ऐसे इस एक स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही एजुकेशन का फ्यूचर बन जाएगी, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, क्योंकि वो इफेक्टिव है, दो उसकी कुछ अभी शॉर्टकमिंग्स हैं, मगर उनको ब्रिज करके हम लोग आराम से ऑनलाइन एजुकेशन को एजुकेशन का फ्यूचर बना देंगे। क्या ये पूरी बात, ये पूरी स्टोरी ऊपर से आके लिंक होगी कि नहीं इसी चीज से जो ओवरव्यू लिखा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, फिर आप लोग इसी तरह अगर लिखो कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसका ओवरव्यू पैरा आप क्या लिख सकते हो कि एन ओवरव्यू ऑफ द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन 21st सेंचुरी। आप राइज ऑफ टेक्नोलॉजी का ओवरऑल ओवरव्यू दो एंड देन आप नीचे लिखो हाउ पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। आप बताओगे कि कैसे लोग बहुत ओवरली डिपेंडेंट हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। तो वो करते कराते आप उस पूरी चीज को दोबारा लिंक कर दोगे कैसे टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी में बहुत बूस्ट कर रही है, ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम इस तरह खत्म कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ आई ओवरव्यू आपका कैसा होना चाहिए? एक बहुत मैम इसको ब्रॉड इस चीज। तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब इसका पास्ट कैसा था और फिर प्रेजेंट कैसे और फ्यूचर कैसे। हाँ ना, आप इसी तरह ऑनलाइन। लिखते हो। ओवरव्यू ओवरव्यू काफी ब्रॉड होता है, ठीक है ना। एक तो ओवरव्यू आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ना। अब मुझे कल एक बच्चा अपना ऐसे चेक करा रहा था, आई थिंक फेमिनिज्म पे था या क्या था, तो उसने उसके अंदर फेमिनिज्म की हिस्ट्री पे भी पैराग्राफ डाला हुआ था, ठीक है, उसने उसमें और भी चीजें इस तरह की डाली हुई थी। देखो, आप लोगों को ना नंबर मिलते हैं रेलेवेंस के, ठीक है। अभी आप लोग देखना मैंने अपना ऐसे कैसे ब्रेक किया है। आप लोगों को अपना ऐसे ना टॉपिक से ही निकालना पड़ता है। आप लोगों को जो टॉपिक है ना उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करना होता है और उन्हीं को अपनी मेन हेडिंग बनाना होता है। फालतू चीजें मत डाला करो। तो ओवरव्यू पैरा आपके पास वो जगह होती है, वो अपॉर्चुनिटी के जहाँ पे आप थोड़ी सी फालतू चीजें एड्रेस कर सकते हो, जो आप बैकग्राउंड देना चाह रहे हो, तमहीद बांधना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरा, इट शुड बी समथिंग सो ब्रॉड कि वो आपके ना एक पूरे ऐसे को इनकॉर्पोरेट करे। जैसे थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, ये उसी तरह थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ये पूरा ऐसे अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। मैम ये ओपन दूसरा, पैराग्राफ होता है ये आप ऐसे लोग में? देखो, मैं बताती हूँ, देखो, इसको लिखने की वजह बताती हूँ। इस पे भी कोई डाउट्स होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लिखने चाहिए, कुछ नहीं कहते, यही बात है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं ना लिखना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं लिखना चाहिए, ऐसे ही है यस कि मैम। नहीं? देखो, अगर मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बताऊं, आज कोई भी डॉक्यूमेंट खोलो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये लिखा जाता है, पहली बात, ठीक है, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, अब एफपीएससी के उस पे देखें तो एफपीएससी इस पे कुछ भी नहीं कहता, मगर कहता भी है। डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, इनडायरेक्टली कहता है। बताती हूँ कैसे। मैडम इसका जब इसको भी, हम इसके तो जनरल लिख रहे होते हैं ना मतलब पूरे टॉपिक का मतलब इस पे तो टॉपिक हाँ सेंटेंस हाँ फिर हाँ हाँ, किस तरह से बनाएंगे। बताती हूँ सबर करें। एक तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को मार्क करें, इस चीज को एक बार अपनी नजरों में ले आए। ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ठीक है, ये कहाँ से उठाई है मैंने? एफपीएससी की एफपीएस। वेबसाइट से। ये जरा पढ़ें, इसको एक दफा कोई दो तीन लोग रीड करें, ये क्या लिखा है। रेलेवेंस। हाँ, एक और बच्चा भी रीड करे। स्ट्रक्चर। हाँ, रेलेवेंस। ये इसको आप अपने माइंड में सिर्फ 1 मिनट रख लो। अभी बता नहीं रही कि मैंने क्यों पढ़ाया है, ठीक है, ये बताऊंगी। एक ये चीज रीड करो, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये दो चीजें आपने रीड की। और एक ये चीज रीड करो, करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज। ये दो चीजें ये रीड करो। कोहेरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल पैराग्राफ्स। और दूसरा क्या लिखा है? कोहेजन, कोहेजन है ना, इन डेवलपमेंट्स ऑफ आर्गुमेंट। रीचिंग द कंक्लूजन। कंक्लूजन। आप क्या क्या बताई है? 3 चीजें, कोहेरेंस एंड कोहेजन बताई है, रेलेवेंस बताई है, और स्ट्रक्चर बताया है। स्ट्रक्चर। यही बात है। जी। अब 1 मिनट स्ट्रक्चर और रेलेवेंस को भूल जाओ, सिर्फ कोहेरेंस को याद रखो, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे में 4 तरह के पैराग्राफ्स होते हैं। कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। इंट्रोडक्शन होता है, ओवरव्यू पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। नहीं, मैंने ओवरव्यू नहीं बोला था कल। मैंने ट्रांजिटरी इंट्रोडक्शन। पैराग्राफ आपने बताया था। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हाँ पैराग्राफ्स। हाँ हाँ, ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यस मैम। तो ओवरव्यू कौन सा वाला होगा फिर? मैम ओवरव्यू कैसे स्टार्टिंग लिखते वाला। हैं?
पर लिखेंगे कैसे उनमें से कौन सा, इंट्रो के पैटर्न पे, कंक्लूजन के पैटर्न पे, ट्रांजिशन के पैटर्न पे, बॉडी पैराग्राफ पैटर्न पे? बॉडी मैंने तो के 4 ही बताए। बॉडी, एग्जैक्टली, ये बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है। अब आप जरा मेरी बात सुने, क्या इंट्रो का अपना पैटर्न है? जी इंट्रो का अपना पैटर्न है, Yes, Yes. madam. और नीचे मेरे सारे आर्गुमेंट्स बॉडी पैराग्राफ के पैटर्न पे हैं। Yes, ma'am. लेट्स सपोज आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ऐसे ही है। उसकी मेन हेडिंग क्या होगी? पहली मेन हेडिंग इंट्रो के बाद कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहली कॉज बताएं कोई एक, कॉज बताएं कोई एक। ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, आप ओवर पॉपुलेशन पे पूरा पैरा लिखेंगे, ठीक है। ये इंट्रो लिखा हुआ है जिसमें पूरा ऐसे आपने समाया हुआ है, ठीक है, और उसको एक लिखा हुआ भी डिफरेंट पैटर्न पे। क्या आपका दिल मानता है कि आप इंट्रो के फौरन बाद एक नए तरीके का पैराग्राफ लिखें जो इतना स्पेसिफिक हो कि वो सिर्फ ओवर पॉपुलेशन को टैकल कर रहा हो? क्या आप लोगों को ये ठीक लग रहा है? नहीं। No, ma'am. इसलिए इनके बीच में डाला जाता है एक ओवरव्यू पैरा जो होता इसके पैटर्न पे। ओवरव्यू पैरा जो होता इसके पैटर्न पे, तरीका ये होता है लिखने का, और जिसके अंदर के आर्गुमेंट्स इस तरह के होते हैं पूरे ऐसे को इनकॉर्पोरेट करने वाले। तो क्या वो दोनों की तरह का हो गया कि नहीं? क्या वो दोनों की तरह का हो गया, दोनों का रिश्तेदार बन गया कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो अब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज का आपने एक ताल्लुक बना दिया, और फिर आप स्मूथली कॉज पे जाते जाओ वन बाय वन। आप कुछ क्लियर हुआ कि क्यों डाल रही हूँ? कोहेरेंस इंश्योर कराने के लिए डाल रही हूँ, ठीक है, कोहेरेंस इंश्योर कराने के लिए। अब समझ आई? Yes, ma'am. इससे आपकी एफपीएससी का क्राइटेरिया मीट हुआ कोहेरेंस का, नहीं कि नहीं? Yes, ma'am. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये डलवाते हैं कि नहीं? पहली चीज, यस और नो? Yes, ma'am. एफपीएससी इनडायरेक्टली ये मांग रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. आपका दिल इस पे मान रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। तो बस ठीक है, क्लियर। Yes, madam. अब आपका सवाल कि इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, तो टॉपिक सेंटेंस इसमें यही होगा जो स्टेटमेंट दी हुई है इसी तरह कि ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, या ऑनलाइन एजुकेशन हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, टू टेक ओवर द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन इन द नियर फ्यूचर। कुछ समझ आया? टॉपिक सेंटेंस का इतना ही ब्रॉड होता है। क्लियर हो गया सबको अभी यहाँ तक? Yes, madam. Yes. थोड़ा थोड़ा बोले, इंटरेक्ट करें। ये आप लोग मेरी पहली क्लास हो आज की, और मैंने अभी रोजे में Yes, 4 5 ma'am. क्लासेस ऊपर नीचे लेनी है, ठीक है। अच्छा, मैडम ये अब माइक आप ना लोग ऑफ करवा देखिए, दें, जो कोई बोले फिर वो ऑन कर ले, उस वजह से ना डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आवाज मतलब सही नहीं ठीक है क्लियर हो ठीक है रही। ठीक है ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ओवरव्यू पैरा हो गया। अब आप लोग जरा ये पढ़ो, कोई बच्चा ये पढ़े मेरा पहला आर्गुमेंट, मेरा पहली मेन हेडिंग, सॉरी। How How online education? हाँ हाँ, पढ़े, कोई भी पढ़े, एक बंदा। How online education is more convenient than traditional classroom education. ठीक है, अब आप लोग जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो। हाँ, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। तो ये मैंने एग्जैक्टली वर्ड्स वहां से टॉपिक से नहीं उठाए हुए, सिर्फ बीच में से ये पार्ट खा गई हूँ, ये वाला पार्ट। एग्जैक्टली वही वर्ड्स नहीं है, Exactly. है ना? है कि नहीं? Yes, sir. मानते हो सारे? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. जी जी। अब ये मैंने क्यों किया है? आप लोगों को अक्सर टीचर्स कहते हैं कि टॉपिक के वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो मैंने ये क्यों किया है? रेलेवेंट आप रहने रेलेवेंस, एग्जैक्टली रेलेवेंस, तो रेलेवेंस इंश्योर करने के लिए एक ट्रिक होती है कि आप अपने ऐसे की मेन हेडिंग की फ्रेजिंग बिल्कुल टॉपिक वाली कर दो, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली लगे कि इसने टॉपिक को ही एड्रेस किया हुआ है, सीधा सीधा 2 3 पार्ट्स में ब्रेक करके। क्लियर? यस। Yes, madam. अब जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा पहले मेरे आर्गुमेंट्स तो देखो, कोई बच्चा पढ़ता जाइए, और जरा फॉर्मेटिंग भी देखना। अच्छा, ये देखो, ये 3 है ना मेन हेडिंग। अब मैं इन सब के ऊपर पैराग्राफ लिखूंगी, तो 3A 3B 3C 3D, ठीक है। मुझे आप लोगों से ऐसी ही फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है। अब जरा पढ़ते जाओ, एक सारे म्यूटेड रहो, एक बंदा खोल के बस पढ़ता जाए, ठीक है। No complex infrastructure and transport facilitated are needed. Facilities are needed. फैसिलिटीज आर नीडेड, Yes. ठीक है। अब आपको देखो, मेरे माइंड में ये आया कि
मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी हुई थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट, जो कहती है कि पाकिस्तान में 48% स्कूल्स में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ें, ना ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है कि बच्चे इतने दूर से आए स्कूल में, ठीक है। तो मैंने वो आर्ग्यूमेंट बना लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। देखो ये तो हम पे भी अप्लाई होता है ना। क्या अभी मेरे पास ऐसा क्लासरूम है जिस पे मैं आप सबको बिठा के पढ़ाऊं? या क्या आप लोग इस वक्त सारे मेरे घर के करीब इस्लामाबाद से ही बोल रहे हो कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, मेरे घर आओ और फिर बैठो और पढ़ाऊं? नो तो मैडम। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुझे चाहिए ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ना आप लोगों को बहुत बड़े बड़े कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, ना फ्यूल का एक्सपेंडिचर है। तो ये क्लियर फायदा आप लोग क्या अभी बैठे हुए ये नहीं सोच सकते जो मैंने वहां एग्जाम में सोचा है? सबके बिल्कुल माइंड में सोच अब आ सकते रही है बात की नहीं? तो हैं। देखो ये आर्गुमेंट है। दूसरा ये देखो कि मैंने इसको फ्रेज कैसे किया है। देखो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी आर्गुमेंट दो ना, जो भी आर्गुमेंट दो, ठीक है, उसको ऐसे लिखो कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो, कि जब वो आपका आर्गुमेंट पढ़े ना तो समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा होगा। दूसरा जो पैराग्राफ का एविडेंस वाला पार्ट है वो वहां पे आप मेंशन कर दो। फिर देखो आप लोगों को अगर मैं बताती हूँ कि क्लाइमेट चेंज की कॉज है ओवर पॉपुलेशन, मैं यहाँ क्लियरली लिखूं कि climate change is directly resulting from overpopulation। ये मेरी यहाँ पे हेडिंग हो, ठीक है, और नीचे मैंने एविडेंस दिया और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, इतना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज, इतना परसेंट क्लाइमेट चेंज इंक्रीज इन 1 decade। उसके बाद आपको पैराग्राफ अंदर से पढ़ने की जरूरत है, अनलेस कि आपने मेरा स्ट्रक्चर चेक करना है, उसके अलावा वो पढ़ने की जरूरत है आपको? नो मैम। नो नहीं ना। नो तो मैडम। आपने इस तरह देना है कि उसे आउटलाइन में ही आपको पास करने पे वो मजबूर हो जाए। फिर इसमें एक और बात बता दूं कि जो जो है आपकी मेन हेडिंग्स होती है ना, जो आप टॉपिक से डिराइव करते हो, उनके आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल रहे होते हैं हर आर्ग्यूमेंट के साथ, हर आर्ग्यूमेंट पे मार्क्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको तो बहुत ही अच्छा लिखना है। अब आप लोग मेरा देखो, केस इन पॉइंट नीचे लिखा हुआ देखो किस तरह लिखा है। अलग अलग इंक से लिखा है, अलग पेन से, और सिंपल रिपोर्ट का नाम कि रिपोर्ट कौन सी है, ठीक है। सोर्स मैंने अपनी शोधी मार दी ना कि ये देखिए मैंने इतनी मोटी सोर्स लिखी हुई है, और आगे 48% लिख दिया कि इतने परसेंट स्कूल, फिगर दे दिया। अब फिगर तो चलें, आप लोग कहते हैं कि अच्छी बात है यार मैम पढ़ के गई थी, पर क्या आप लोगों को पता है कि फॉर श्योर ये मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट से लिखा है? नहीं भी नो हो मैडम। सकता ना, जब तक आपने गूगल नहीं किया। और फॉर्चुनेटली गूगल, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो गूगल करने की जहमत नहीं करता। नहीं करता, करता। ठीक है। अब आगे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, अब आप पढ़ते जाओ, अब मैं रोकूंगी नहीं। अब आप लोगों को बस चीज बतानी थी, जरा फॉर्मेटिंग देखो कि 3A 3B 3C कैसे की है, वर्डिंग देखो, केस इन पॉइंट देखो, देखते जाओ। चलो अब आप शुरू करो, 3B से शुरू करो कोई बच्चा। फाइनेंशियल मैम एक कंस्ट्रेंट्स दैट क्वेश्चन लीड है। टू लो लिटरेसी। एक मिनट सिर्फ ये वाला होने दे, ठीक है, कन्वीनियंस वाला, फिर मैं आपका क्वेश्चन देती हूँ। आप पढ़ते जाओ। Financial constraints that lead to low literacy rates could be avoided. ठीक है, Gender gap in education could be traversed. नीचे पढ़ते जाए ना, Rural-urban नीचे वो भी rural-urban देखें। divide in education could be bridged. अब एक मिनट रुक जाए, ये देखें, ये मैंने अब दिया है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपके पास ना खत्म किए जा सकते हैं। जो एजुकेशन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है ना, जिनकी वजह से एजुकेशन पीछे रह रही है, उनको ब्रिज किया जा सकता है। तो मैंने नीचे क्या लिखा, 62% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है, और सिर्फ 2% आप अपने GDP का लगाते हैं। ये फिगर्स तो आप लोगों को सबको, मुझे यकीन है, अभी भी पता होंगे कि नहीं पता? मैम पता है। यस। ये पता है ना। यस देखिए मैडम मैंने पता उसी है। को इस्तेमाल कर दिया, मेरे माइंड में और कुछ नहीं था, मैंने उसी को इस्तेमाल कर दिया कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना कम है, एक्सपेंडिचर उसकी इतना कम है, तो मतलब एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से लिटरेसी रेट कम है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएं तो एक्सपेंडिचर इतना रखते हुए भी हम लिटरेसी रेट बढ़ा देंगे। आप समझ आइए अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है। आती हुई चीज यहाँ पे यूज कर ली। फिर ये देखें, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान 146 में से 145 पे है। हमारे जमाने में, आपके जमाने में नहीं आ जाएगी, ठीक है, हर हर साल आती है। तो मैंने अब ये देखा, ये जेंडर का पढ़ा हुआ था, जेंडर में पढ़ा था मैंने, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि पाकिस्तान जेंडर पैरिटी में सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे। अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाएं तो जो माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, तो ऑनलाइन एजुकेशन में वो भी कंफर्टेबल होंगे, और जेंडर गैप रिपोर्ट में हम थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। देखो कैसे लिंक किया है, समझ आ रही है ना यस। दिमाग कैसे यस इस्तेमाल करना है। मैडम। स्पेसिफिक रिसर्च यस कहीं भी मैम। नहीं की मैंने। फिर देखो नेक्स्ट, रूरल अर्बन डिवाइड। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इकोनॉमिक सर्वे आया था ना पाकिस्तान का, आपके जमाने में भी आएगा, हर जमाने में आता है, ठीक है। जब इकोनॉमिक सर्वे आया ना,
तो मैंने उसमें रीड किया था कि रूरल एजुकेशन इतनी है और अर्बन लिटरेसी रेट इतना है। यहाँ मैंने उसको आर्ग्यूमेंट बना दिया कि अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएं तो लोगों को गांव से शहर नहीं आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो जो रूरल लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ जाएगा। देख रहे हो ना कहाँ से आर्ग्यूमेंट्स जोड़ रही हूँ। एंड देन यस मैडम। ये देखो, फिफ्थ वाला देखो कि अब हमारे जमाने में नया नया सैलाब आया था 2022 का, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें 24,000 स्कूल डिस्ट्रॉय हुए थे, यानी कि 3.5 मिलियन बच्चे स्कूल से निकल गए थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पढ़ा था, मगर शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी इस पे आई थी, ये मुझे पता था। कहीं फेसबुक पे लिखा हुआ था कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन फ्लड, तो मैंने उससे लिंक कर दिया और ये मैंने कह दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे पास डिजास्टर से रेजिस्टेंट होती है। देखा है, ये यस 5 दे दिए। यस मैडम। कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए मैंने इसमें? कन्वीनियंस पे कितने दिए? 5। क्या कन्वीनियंस पे वो कन्विंस था कि नहीं? यस कन्विंस था। और इफेक्टिवनेस पे? इफेक्टिव में भी कन्विंस था। तो मैं इफेक्टिवनेस पे करना है ना। आपने जी कर हाँ, तो फिर ज्यादा और ज्यादा पॉइंट्स किसको मिलने चाहिए? इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इसको 5 दिए तो उसको कितने दे देंगे? 7 to 8। गॉट इट? यस मैम। गॉट इट। अच्छा, अब किसका क्वेश्चन था, पूछे पहले फिर आगे जाते हैं। क्वेश्चन मैडम पूछ लें। ये जो सब हेडिंग लिखी हुई है, मतलब ये 4A 4B, इन पे अलग अलग पैराग्राफ, हाँ हाँ, इन पे पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। और ये जो मेन हेडिंग दी है 4, इस पे अलग होगा या? नहीं 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 नहीं, वो तो मेन होती है ना, उसके नीचे फिर उसके उसके पैराग्राफ्स देते हैं जिन पे आप पैराग्राफ्स लिखते हो, ठीक है। वो तो वैसे ऊपर आप स्टेट करते हो कि ये इस डोमेन में मैं ये कॉजेज डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें इफेक्ट्स, ठीक है। इस पे कुछ नहीं राइट। लिखते। और मैडम फिर अच्छा, ये अब रोमन्स में कुछ कहते हैं कि अभी मतलब रुक ये जाए, अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, अभी कुछ भी नहीं, बस अभी आपने फॉर्मेटिंग देख ली ना कि मेन हेडिंग को कैसे नंबर किया और उसके नीचे को कैसे नंबर किया, यहाँ तक समझ आ गई ना। बस अभी यस और मैम। इस पे नहीं पूछना है, बताऊंगी अभी 2 मिनट बाद बताऊंगी। मैम ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ये ट्रेडिशनल, तो हम इनको सेपरेट रिलेट करेंगे या इनके ऐसे बेनिफिट्स बता के ही साथ साथ करना है? अगर किसी भी दो जो है उनमें अगर हमने रिलेशन शो करना है तो वो सेपरेट करेंगे या ऐसे ही जैसे आपने उनके पहले बेनिफिट्स बताते वक्त किया शो और अब इसका? नहीं देखिए, यहाँ पे मैंने रिलेशन उस तरह नहीं किया ना, मैंने तो टॉपिक को ही ब्रेक किया ना, कि टॉपिक का एक पार्ट पूछा हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कन्वीनियंट है, दूसरा पूछा हुआ है कैसे इफेक्टिव है, देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। अकेले तो नहीं मांगा ना, दोनों के एंड में देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन, तो दोनों से लिंक हो रहा है ना, तो मैंने उस तरह ब्रेक किया है। अगर आपका टॉपिक ही है कि कंपेयर ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन, तो फिर आप ऐसे भी दे सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन, एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन एजुकेशन, आप 6-7 पॉइंट्स उस पर लिखो, एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन 6-7 उस पर लिखो, ठीक है। विच इज बेटर, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। हाउ, मतलब इस तरह से आप कुछ करके मतलब उसको फिर ब्रेक करोगे, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि अगर वो डायरेक्ट टॉपिक मांगा है, यहाँ तो वो बात ही ऑनलाइन एजुकेशन की कर रहा है ना, और कन्वीनियंस और इफेक्टिवनेस दोनों अलग अलग देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन के फेस से रिलेटेड है। कुछ समझ आई है बात? ब्रेक ब्रेक करना जो है ना, वो आपने मास्टर करना है कि आपने जी टॉपिक ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। जी जी मैम। इंक्लूजन है, अभी भी तुम्हें बता देती हूँ, और पूछ अच्छा मैम, इसमें एक क्वेश्चन है कि नहीं अगर फॉर एग्जांपल हमारे समझ पास आई? कोई डाटा या रिपोर्ट वगैरह नहीं है इसमें, तो हम्म, उसको फिर हम यानी कि खाली छोड़ देंगे या? बताऊंगी बताऊंगी, इसको भी होल्ड करें, ठीक है, बताऊंगी। अब आप देखें, मेरी मेरी फोर्थ जो मतलब जो मेरी सेकंड मेन हेडिंग है, पहली मेन हेडिंग का क्या था, क्या टाइटल था? इंट्रोडक्शन। नहीं, Convenient. इंट्रोडक्शन कन्वीनियंट है ना। अब दूसरा रीड करे कोई बंदा। How online education is more effective than traditional classroom education? हाँ, अब ये भी हो गई। अब आप इसको जरा टॉपिक से रिलेट करें। ये देखें, ऑनलाइन लर्निंग मोर इफेक्टिव देन क्लासरूम एजुकेशन, सेम वही चीज उठाई हुई है कि नहीं? Yes मैम। आप में से सोशल मीडिया कौन कौन यूज करता है? सारी। सारे यस करते मैडम। हो? Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज यस होती है हैशटैग, वो कौन डालता है? अच्छा, हैशटैग और कीवर्ड्स में क्या फर्क है, कौन बताएगा?
ट्विटर पे जो यूज करते हैं हैशटैग और मैम कीवर्ड्स क्यों ये हैशटैग क्यों करते हैं? इसलिए हैशटैग वो होता है जो ट्रेंड में होता है उस टाइम, और कीवर्ड एसईओ हाँ के लिए इस्तेमाल तो होते मैं तो यूट्यूब में अगर कीवर्ड्स अपने सही ना डालूं ना, यूपीएससी सीएसएस, तो मेरे व्यूज ही नहीं आते। तो ये क्या सीन है, ये कीवर्ड्स और हैशटैग्स का क्या सीन है? हैं। ये मैम ये एसईओ के क्यों? लिए होता है ना, आपके ऑडियंस से हाँ, रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट रिलेटेड है। वर्ड्स आप लोग वही देखते हो ना चीज जो आप लोगों को आपसे रिलेटेड लगती है। तो बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे भी आपकी जो टॉपिक सेंटेंसेस है ना, एग्जामिनर को तभी चस आती है जब उसमें कीवर्ड्स आपने ना वही डाले हो जो उसने मांगा है। आप फंडा समझ आया है आप लोगों को फ्रेजिंग का? कि कीवर्ड, यस जितने ज्यादा कीवर्ड्स यस आपने यहाँ से उठाए हैं उतनी ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे रेलेवेंस के। क्लियर? यस यस मैम। अच्छा, अब ये पढ़ते जाओ। अब आपका दूसरा सवाल यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, पढ़ो इसके नीचे 4A 4 भी पढ़ते जाओ। जरा रुक रुक के पढ़ना, ठीक है? पढ़ो। research proves that students learn better in comfortable environments. Finland पहली through बात, study. अच्छा एक मिनट रुक जाओ। मुझे ये बताओ कि मेरा एग्जामिनर किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा, हेडिंग नंबर 3 पे या हेडिंग नंबर 4 पे? कन्वीनियंस या Fourth पे मैम, इफेक्टिवनेस? Four. effectiveness पे मैम। 4 पे। अब जरा ये देखो, मैंने चलो इफेक्टिवनेस पे मैं बैठी हूँ। मैंने कहा यार हाजरा, तुमने कन्वीनियंस पे तो दे दिए मोटे मोटे पॉइंट्स, तुम्हारे पास रिसर्चेस भी थी, तुम्हारे पास बड़ा डाटा भी था, एग्जामिनर तो इम्प्रेस हो गया होगा, मगर मार्क्स तो उसने तुम्हें इफेक्टिवनेस के देने हैं। मैंने कहा इस पे तो लिखने भी मैंने वहां 5 लिखे हैं, तो यहाँ तो 7 8 पॉइंट्स लिखने हैं। अब कहाँ से लेके आऊं रिसर्च? माइंड में ही कुछ नहीं आ रहा इफेक्टिवनेस पे। चलो अल्लाह ने कोई मदद भेज दी, मैंने लिख दिया कि रिसर्च साबित करती है कि बच्चे जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट्स में ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो जब वो घर बैठ के सीख रहे होंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा सीखेंगे। और उसमें मेरे पास फिनलैंड की केस स्टडी थी, मैंने वो डाल दी। मेरी इज्जत रहेगी पहले पॉइंट में। अब आगे कुछ आता ही नहीं है। अब कैसे अफेक्ट, मुझे तो पास फेल इफेक्टिवनेस ने कराना है। अब जरा देखो आगे मैंने क्या किया है, पढ़ो जरा। Online education ensures better uh, पेरेंट टीचर parent-teacher coordination. कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मेरे माइंड में आया कि यार ऑनलाइन एजुकेशन मेरा भाई भी तो करता है ना, मेरे भाई का भी तो स्कूल का पोर्टल बना है। मेरे अम्मा अब्बा को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, उसके उसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मतलब पेरेंट टीचर कोऑर्डिनेशन ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़ जाती है। गॉट इट? ऐसे ही है कि नहीं? ये तो आप सबको पता है, सबके माइंड में आता है कि नहीं? यस बच्चों मैम के आता है। रिजल्ट टीचर, हाँ। अब उस पे मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं थी ना फिगर था। नीचे देखो मैंने क्या लिखा है केस इन पॉइंट पे। Periodic reports or instant notifications. हाँ, क्योंकि पैराग्राफ में भी मैंने मैक्सिमम यही एविडेंस देना है। अब आप वो जो पूछते थे कि जहाँ पे कुछ ना हो तो वहां खाली छोड़ दें, क्या आपका ऐसे अच्छा लगेगा कि आपने आधे ऐसे में केस इन पॉइंट दिए हुए हैं और आधे पे जगह खाली छोड़ी है? नो मैम। नहीं, तो मैंने ये देखो ये लिख दिया। क्या ये बुरा लग रहा है लिखा हुआ? Ma'am, क्या अच्छा लग एग्जामिनर को खुशी नहीं होगी कि यार ये तो सही बात कर रहा है, इसने तो सही एग्जांपल्स दिए हैं, ये तो मेरा मेरा बेटा या बेटी भी कोविड में ऐसे ही उसके नोटिफिकेशन आते थे। क्या एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा? yes, ma'am. बच्चे को रेजिनेंस भी अब हो अगला जाएगी पढ़ो। उसके लिए कि हाँ अगला पैराग्राफ में पढ़ो। क्या होना है। Better student-teacher coordination is provided by online education. अब मैंने अगला कहा कि स्टूडेंट और टीचर की कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाती है, कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पता होता है कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। आप में से एकेडमी कौन जा रहा है? एकेडमी कौन जा रहा है? मैं मैम। कौन से एकेडमी जा रहे हो? नोआ अकेडमी। नोआ में एलएमएस है आपका? यस। हाँ, ये देखो नीचे मैंने क्या लिखा है, लर्निंग मैनेजमेंट लिखा है ना? सिस्टम। यस। एलएमएस ही है। यही बात है, या ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, आपके पोर्टल्स बने हुए होते हैं, वहां पे आपकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, आप अपलोड करते हो, वहां से टीचर चेक करके भेज देता है। मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं थी, पर मैंने एकेडमी लगाई थी ना 15 दिन, वो मुझे और कोई फायदा हुआ ना हुआ, ये मुझे केस स्टडी मिल गई कि भाई मेरा तो एलएमएस था। एलएमएस पे बच्चे अपनी असाइनमेंट्स भेजते थे। मतलब टीचर और स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन इस तरह बेहतर हो सकती है ऑनलाइन लर्निंग से। दिमाग इस्तेमाल किया कि नहीं? तैयारी इस्तेमाल किया कि दिमाग? दिमाग आप सबके अंदर भी दिमाग है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल है। तो फिर क्यों लगता है कि फेल हो जाओगे? नहीं होते ना फेल। अब आगे देखो। Student get a learning experience beyond space and time. हाँ, स्टूडेंट्स को स्पेस और टाइम के बाउंड्स के बाहर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। नीचे क्या लिखा है? Recorded
videos, presentation drafts and courses. हाँ, अभी आप लोगों को मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूं, ठीक है? अभी तो आप लोग नींद में होगे सहरी के बाद, शाम को देखोगे ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। स्पेस और टाइम के बाउंड से बाहर पढ़ रहे हैं कि नहीं? मैं तो शाम को कहीं और होंगी, आप लोगों के साथ नहीं होंगी, मगर आप लोग फिर भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है कि नहीं? एग्जैक्टली। Yes, ma'am. Yes, मैंने ma'am. लेक्चर लिख दिया, ठीक है? क्या आप लोग मुझे इस चीज के लिए पेनलाइज करोगे कि मैंने यहाँ कोई फैक्ट फिगर नहीं दिया, मोटी केस स्टडी नहीं दी, या खुश हो गए कि देखो ये इतनी अच्छी एग्जांपल दे दी डे टू डे लाइफ से? Yes, ma'am. अच्छी एग्जांपल है। पढ़ो। Online education offers vast tools for better learning. हाँ, बहुत से अच्छे टूल्स मिल जाते हैं जो कि क्लासरूम एजुकेशन में नहीं होंगे, उन पे खर्चा करना पड़ेगा, हर स्कूल में नहीं मिल सकते। नीचे देखो क्या लिखा है, जूम, जिसपे अभी ये देखो मैं पेन चला रही हूँ, ये वही वाला, यही वाला आपका जूम है। मेरा सेकंड, कभी कभी टूल्स खराब भी कर देते हैं, देखो। हाँ, तो ये देखो, ये टूल नहीं है, ये देखो, ये देखो, क्या ये टूल नहीं है? ये देखो, ये टूल्स नहीं है। बिल्कुल टूल। तो ये वहां से एग्जांपल जूम की दे दी, ठीक है? अब चलो आगे देखो, जूम, गूगल क्लासरूम, ठीक है? आगे देखो, Students आगे develop critical हाँ critical पढ़े। skills on consulting multiple online resources. ऑनलाइन रिसोर्सेज, अब यार ये मैंने ये किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत जेनरिक जेनरिक हुआ ना, आप थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। रिसर्च तो फिर भी मेरे माइंड में नहीं थी। मैंने क्या किया कि मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है? एक आपके पास सैयद अमीर गिलानी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना, सैयद अमीर गिलानी साहब, ठीक है? उन्होंने ये लिखा था कि 90% यूनिवर्सिटीज में ना बच्चों को रिसर्च नहीं आती। तो मैंने लिखा कि जब आप बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पे डालोगे, वो डिफरेंट जगहों से जाके सर्च करेंगे। जैसे कल मैंने आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंटो की ये सॉल्व करें, कहीं से जाके मैं किसी बच्चे से कहूँ कि आज आप लोग क्लाइमेट चेंज पे डाटा लेके आए, आप लोग जब इधर उधर से डिफरेंट सोर्सेज से देखेंगे ना इन्फॉर्मेशन, तो आपके क्या स्किल्स डेवलप होंगे? क्या स्किल्स? क्रिटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स होंगे ना डेवलप? यस। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 90% बच्चों में स्किल्स ही नहीं है पाकिस्तान में। अमीर गिलानी साहब ने कहा था अगर हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन पे लगाएंगे तो बचपन से ही उनका ये स्किल डेवलप हो जाएगा। सही आर्गुमेंट है कि नहीं? यस। हाँ, और फाइनली मैंने क्या लिखा, और कुछ नहीं माइंड में आ रहा था, मैंने एक बुक पढ़ी थी अजमत अब्बास साहब की, मदरसा महराज। उसमें वो ये कहते हैं कि किस तरह मदरसों में एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। तो मैंने क्या लिख दिया कि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाएं तो हमारे पास मदरसों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, हर एक जगह पे हम एक जैसा सिस्टम इंश्योर करा सकते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। सिंगल अच्छा नेशनल आर्गुमेंट है कि नहीं? करिकुलम वाला, क्या? मतलब सिंगल नेशनल करिकुलम टाइप उस तरह का। हाँ, आप उसको भी लिख सकते हो, शायद मैंने लिखा भी था कि एसएनसी का पर्पस आप इस तरह अचीव करा लो, ठीक है? राइट। अभी तक क्लियर हुआ? 7 पॉइंट्स पूरे हुए कि नहीं? यस मैडम। 7 इसमें 5 उसमें। क्या मेरा एग्जामिनर यहीं पे मुझे पास, अगर आप एग्जामिनर होते, सारे आर्गुमेंट्स फुल सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, नीचे प्रॉपर एविडेंसेस दिए हुए हैं जिसमें ये भी बताया है कहाँ से लिया है और क्या एविडेंस है, क्या आप लोग मुझे इसी जगह पास करना पसंद फरमाते कि नहीं? कंक्लूजन पे मैं तो बस यस ये मैडम। तरीका, अब ये तरीका होगा। देखो अब आप लोग मुझे एक लेक्चर के बाद भी छोड़ के चले जाओ ना और सही ऐसे लिख जाओ, तो मेरे लिए अचीवमेंट है, बजाय इसके कि मैं आपको 3 साल अपने पास बिठाए रखूं, ठीक है? और आप लोग सिर्फ 3 साल में आपका चार डालूं और उसके बाद आप फिर जाके मेंटोरिंग सिर्फ कर रहे हो 3 साल के बाद, रादर देन पासिंग द एग्जाम जिसके लिए यहाँ बैठे हो। तो ये चीज है जो आप लोगों को बताई नहीं जाती। इजी है ना? ये सारे आर्गुमेंट्स आपके दिमागों में थे कि नहीं? कोई ऐसी चीज यस लिखी है मैम। मैंने जो मैंने बहुत एक इंटेलेक्चुअल चीज लिखी है जो आप लोगों को अभी नहीं आती? और मैम हमारी जैसे ओवरव्यू, पैराग्राफ और ये गिवनेस, ये सब हेडिंग्स हमारी जो हम स्टांस लेने वाले हैं थीसिस स्टेटमेंट में उस ना, सॉरी, क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। एक मिनट में म्यूट करती हूँ बाकी सबको। जी मतलब बताएं। सॉरी, आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, आप फिर बोलें, एक दफा प्लीज फिर बोलें, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। मैंने आपको ही म्यूट कर दिया शायद। मैम अब आवाज आ रही है? जी, पूछें जी, प्लीज पूछें। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो हमने थीसिस स्टेटमेंट में स्टांस लेना होता है
जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने ये हेडिंग्स बनाई हैं और जिस तरह इनमें आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो हमारी ये headings भी उसी से रिलेट कर रही है ना कि हम उसमें क्या स्टांस लेने वाले हैं, हम किस साइड की तरफ हमारा यानी कि साइड है जो जिसको हम चूज कर रहे हैं। हम्म यहाँ पे तो देखिए कोई साइड लेने वाली बात ही नहीं थी ना, ये तो मोरल लेस थोड़ा सा आपके पास एक एक्सपोजिटरी ऐसे था। आपको कल आर्गुमेंटेटिव पढ़ाऊंगी तो पहले आपको ये चीज क्लियर भी हो जाएगी, मगर फिर भी आपने मुझसे कल थीसिस स्टेटमेंट में ज्यादा सवाल नहीं पूछने, वो इसलिए क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट का आपका अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। जी मैम। उसके अपने पार्ट्स हैं 3, अभी उसमें ना पढ़े, अभी आप सिर्फ आउटलाइन, अगर आप लोगों को आज आउटलाइन लिखनी आ जाए ना तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट, ठीक है। आज सिर्फ ये सीखें कि कैसे आपने बगैर नॉलेज के भी एक बेहतरीन आउटलाइन लिखनी है जिसपे आपको वहीं पास कर दिया जाए, ठीक है। पास होना मैम मकसद है ना। जी मैम मैंने पूछना था, इज देयर एनी स्पेसिफिक रूल कि हमने जब आर्ग्यूमेंट देना होता है तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं? जैसे आपने 7 पॉइंट्स लिखे हैं इफेक्टिवनेस में और हाँ मैं कन्वीनियंस बताती में हूँ, देखो 5। देखो एक मिनट, आपने अभी मैंने आपको कहा था ना कि जब ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी हमने कहा था पीपल हैव बिकम ओवरली, आप थी उस वक्त क्लास में? मैम थी ना या नहीं? यस थी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि उस पूरे ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? ओवरली, क्योंकि वो नेगेटिव है ना, आपको नेगेटिव कोनोटेशन वहां से पता लग जाएगी, यही बात थी कि नहीं? यस मैम। आप लोग ना टॉपिक के कुछ वर्ड्स देखा करो जहाँ पे उन्होंने छुपाया हुआ होता है कि हमें क्या चाहिए। नॉट ओनली और बट ऑफन और देन, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, ठीक है। देखो इसका ये मतलब है कि नॉट ओनली कन्वीनियंट पे मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे सिर्फ एजुकेट करो, ठीक है। मगर बट ऑफन मोर इफेक्टिव पे आपने मुझे कन्विंस करना है, और देन ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन का मतलब है कि मुझे इस पे काउंटर भी दोगे, उससे कंपेयर भी करके दोगे। अगर आपने ये तीनों पार्ट्स पूरे कर दिए तो आपको पास कर दिया जाएगा। मगर अब आप बताओ, नॉट ओनली वाली चीज पे ज्यादा आर्गुमेंट्स होने चाहिए या बट ऑल्सो वाले पे? आपको आपके दिमाग से क्या लगता है? नॉट ओनली जिसपे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, और बट ऑल्सो जिसमें आपके शोल्डर्स पे बर्डन है कन्विंस करने का, आपको क्या लगता है किस पे ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए? ऑब्वियसली मैम बट ऑल्सो पे। हाँ तो ये तरीका है, ये जरूरी नहीं कि आपने 7 ही देने, आप 8 दे दो, आप कन्वीनियंस पे 4 दे दो, ठीक है। ठीक है। सिर्फ ओके। ज्यादा कम वेट, आपको टॉपिक का ना वेट देखना आना चाहिए, उसने छुपाए हो उतने टॉपिक में कि मुझे क्या क्या चाहिए एज एन एग्जामिनर, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा शार्प माइंड डेवलप करना होगा इसके लिए, ठीक है। आप लोग खुद देखो मेरा ये जो सॉल्व किया हुआ ऐसे है, क्या इसमें कहीं भी मेरी मेरी वो लिटरेरी कैपेसिटी जो है वो नजर आ रही है कि इस बंदी ने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है, या बहुत नॉलेज जमा किया है, या 8-9 महीने बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, या आपको सिर्फ इसमें मेरी मेंटल क्विकनेस नजर आ रही है कि दिमाग इस्तेमाल किया उधर बैठ के एग्जाम में? ये सारे पॉइंट्स क्या आप लोगों के माइंड में नहीं है? जूम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्पेस टाइम के बियॉन्ड, टीचर पेरेंट कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, ये सब आपके माइंड में आते हैं कि नहीं? यस। Yes, madam. या मैंने इसमें कोई बहुत हैवी केस स्टडीज दे दी हैं जो आप लोगों को नहीं आती? मेजोरिटी देखो, मेरा मेन जो इफेक्टिवनेस वाला जो मेरा एरिया है, क्या मैंने उसमें कोई हैवी केस स्टडीज दी हैं जो आप लोगों को नहीं आती? नो। तो देखो ये सारा काम आप लोग कर सकते हो, आज भी बैठ के आप सीएसएस का ऐसे पास कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग अपना ना टॉपिक को, इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा टाइम टॉपिक को समझने में लगाया करो। जब वो समझ आ जाए ना तो आप लोग यहाँ पे सारे लोग 24-25 साल के तो हो गए, आई एम श्योर ना। 24-25 साल जिंदगी गुजारी है, चलो किसी देहात में भी गुजारी है, किसी बिल्कुल कोने में किसी घर में, आपके घर में आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, कोई पड़ोसी होगा, किसी से बात हुई होगी, कभी टीवी देखा होगा। मैंने तो अपना आधा ऐसे तो टीवी से मैं अपने अब्बा के साथ रात को बैठ के कॉफी पीती होती थी टीवी के सामने, मुझे याद है, और सामने खबरें चल रही होती थी। आधे तो पेपर मैंने अपने उस नॉलेज पे किए हैं, जो बाबा से मेरी डिस्कशन हो रही होती थी या सामने टीवी पे कुछ सुन लेती थी, कानों में आ जाता था। तो देखो इस एग्जाम में आपकी ये कैपेसिटी टेस्ट होगी, प्लीज ये बुक्स और इन चीजों से, मैंने एक बुक नहीं खरीदी सीएसएस के लिए, बिलीव मी नहीं खरीदी, मैंने नोट्स बनाए अपने। जिन लोगों ने मेरे साथ कोई और कोर्स दिया, आप लोगों को आपने देखे मेरे नोट्स बने हुए। तो देखो प्लीज अपने आप को यहाँ पे, अपने आप को पहचानो, अपने एग्जाम को और अपने एग्जामिनर को, दैट्स द की। क्लियर हुआ है आप लोगों को आज कुछ ये आउटलाइन देख के कि किस तरह से सॉल्व करना होता है? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी पूछें। हमने शॉर्ट कमिंग्स और वे फॉरवर्ड दिए, उसमें हमने केस इन पॉइंट नहीं लिखे। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है वो, ठीक है, हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप क्लियर हो बिल्कुल? मैम यस मैम। काइंडली ये ओवरव्यू पैराग्राफ की हेडिंग का बताइएगा, वो किस तरह ब्रॉड होनी चाहिए? हाँ वो इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि वो आपका पूरा ऐसे इनकॉर्पोरेट करे अपने अंदर,
सारी जो आपके ऐसे के हेडिंग्स हैं ना, इफेक्टिवनेस, कन्वीनियंस, शॉर्टकमिंग्स, एंड देन अल्टीमेटली कैसे उन शॉर्टकमिंग्स को ब्रिज करके हम इसको एक बेस्ट यूज में ला सकते हैं, वो ये सारी स्टोरी कवर करे कि ऑनलाइन एजुकेशन है कैसे बहुत कन्वीनियंट है, इफेक्टिव है, उसमें बहुत पोटेंशियल है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बने, मगर उसकी कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हम ब्रिज कर सकते हैं, और ब्रिज कर लेंगे तो वो बेस्ट यूज में आ जाएगी। ये पूरी कहानी जो चीज कवर करे वो आपका ओवरव्यू है। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस मैम। मैम वो जो हेडिंग होगी वो एक थीसिस स्टेटमेंट नहीं बन जाएगी हमारी, क्योंकि उसमें हम वे फॉरवर्ड भी बता रहे हैं और अपने वो क्या नहीं जो बन जाएगी? सॉरी, आप क्या कह रहे हो? मैम इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये जो ओवरव्यू नहीं ना, पैराग्राफ। देखो अभी अभी तो बताया ना आपको कि आपने कोहेरेंस इंश्योर करनी है ना। ऊपर आपका इंट्रो है, ठीक है, जो कि पूरा ऐसे अपने अंदर लेके आता है, और नीचे कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ है, ठीक है, जो कि लिखा भी अलग स्ट्रक्चर पे जाता है, बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आओगे तो वो बहुत बड़ा जंप लगता है ना, तो कोहेरेंस के लिए हम ये डालते हैं, ठीक है, जिसका कंटेंट इससे मिलता है और जिसका स्ट्रक्चर इससे मिलता है, तो वो दोनों का रिश्तेदार होता है। ये बात अभी समझाई ना मैंने आपको? जी मैम। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ओवरव्यू का बॉडी पैराग्राफ वाला होता है और कंटेंट इंट्रो वाला होता है। आप क्लियर हो? जी मैम। हाँ। अब आप लोग देखो, ये पढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मैम एक फिफ्थ पढ़ो। क्वेश्चन है। जी जी, पूछे। मैम थोड़ा ये बता दें कि पंक्चुएशन का कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल कॉलन कहाँ पे आना है, सेमी कॉलन कहाँ पे आना है, और फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं नहीं, जब मेन हेडर लिखते हैं कि नहीं। नहीं प्लीज प्लीज इस चीज से निकल आओ। ये बहुत बहुत छोटी चीज पूछ रहे हो आप। ये वही वाली बात है जैसे कल बताया था, कोई मुझसे सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ रहा था। बच्चा, यू डोंट नीड दिस एनीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट योर पंक्चुएशन क्वेश्चन इन द कॉम्पोजिशन पेपर। बाकी जो छोटी मोटी ठीक गलती है मैम। होगी ना, वो मैं आपके जब चेक करूंगी तो मैं आपके पकड़ती जाऊंगी। अभी फिलहाल प्लीज बड़ी चीज पे आओ। पास फेल पंचुएशन पे कोई भी नहीं पास फेल करता, ठीक है। सिर्फ आउटलाइन में आपने ख्याल रखना होता है, ग्रामर का, स्पेलिंग्स का। वो मैं आप लोगों की जब चेक करूंगी तो मैं इतनी इतनी आपकी गलतियां निकाल लूंगी कि आप लोगों की एटलीस्ट मेजर कोई गलती आउटलाइन इंट्रो में नहीं होगी। आगे कोई भी आपको कॉमे पे फेल पास नहीं करेगा। प्लीज बड़ी चीज सीखो, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक और है ना? दूसरा ये भी बता दें कि केस इन पॉइंट जब हम लिखते हैं तो केस इन पॉइंट एज इन वर्ड लिखना होता है, या फिर जैसे आपने लिखा होगा जस्ट डाटा लिख देना। किस तरह लिखना होता है, आप क्या कह रहे हो? जैसे केस इन पॉइंट मैम कुछ मैंने आउटलाइंस देखी हैं कि मैम वर्ड जो लिखना आई है वुड लाइक टू ऐसे लिखा कोट। होता है। जी। आपकी मर्जी है, समरी आपकी जैसा मर्जी भी है, कहते हैं काफी इस चीज के बारे में, तो आपकी मर्जी है। वर्ड आपको लिखना जिस होता तरह लिखना है तो आप बेशक केस इन पॉइंट लिख के और आगे लिख दो, ठीक है। मगर जब आपने है। ब्लैक पेन से आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है सिर्फ एक फिगर और उसका सोर्स, तो क्लियर है कि ये केस इन पॉइंट ही दे रहे हो आप ना, ठीक है। मैंने इसी तरह दिया था ठीक है मेन मैम। एग्जाम में, ठीक है, मैंने ऐसे ही दिया था मेन एग्जाम में भी। और केस इन पॉइंट पे कुछ लोग मना भी करते हैं ना कि ना लिखो, तो मैं आपको वैसे एटलीस्ट 10 लोग तो गिनवा सकती हूँ अपने साथ के जिनका लिख के पास हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो नहीं लिखते। अगर नहीं लिखते तो आपकी फिर वही बात है कि इस पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मगर आप लोग अपने दिमाग से सोच लो कि अगर मेरी यहाँ पे आउटलाइन में ना होते केसेस इन पॉइंट, तो क्या आपको अंदर जाना पड़ता पढ़ने के लिए कि नहीं? जाना पड़ता ना, अगर मैंने यस यहाँ पे बिल्कुल। एविडेंसेस ना दिए होते। पर यहाँ पे अब आप लोगों का इधर तक ही दिल नहीं मानता कि ये ऐसे पास कर देना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि बच्चे को आता है सारा कुछ। तो ऐसे करते हैं ना, अपना ऐसे यहीं पे देते हैं। कोशिश करें कि एग्जामिनर अगर पूरा ऐसे ना भी पढ़े तो आपकी आउटलाइन पे आपको पास कर दे। इस तरह आपने टॉपिक को ब्रेक करना है। इस तरह आपने टॉपिक से कीवर्ड्स उठा के अपनी मेन हेडिंग्स फ्रेज करनी है। इस तरह आपने हर चीज को रेलेवेंट आर्गुमेंट्स देने कि इसको इतने दूंगा, इसको इतने। और इस तरह ही आपने प्रॉपर स्टेटमेंट सेंटेंस फॉर्म्स में लिख के और नीचे केस इन पॉइंट दे देने, ताकि उसे अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो अंदर से पढ़े भी तो सिर्फ एक आध पैरा पढ़ेगा, जो कि आपका स्ट्रक्चर चेक करने के लिए पड़ेगा। ठीक है? मैडम इसको ठीक अपना हो जो गया? क्वेश्चन फॉर्म में जैसे लिखते हैं हाउ वगैरह व्हाट, तो इन हम्म। फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जो है मैंने भी लिखा, तो टाइप आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, बाकी लिख सकते हैं। ये देखे, मैंने नहीं लिखा पीछे। वही चीज, मतलब ये लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब हाँ, फिर आगे क्वेश्चन मार्क देखो नहीं देना एक मिनट, होगा। एक बात बताती हूँ। चलो, आपने अच्छा किया क्वेश्चन पूछा है। देखो, इधर तो मैंने हाउ लिखा है ना, क्योंकि टॉपिक से मैंने बहुत वो बोरो किया है। पर ये जो हेडिंग्स होती है ना, इनमें मैं नहीं रेकमेंड करती। पता है क्यों नहीं करती? उसकी वजह ये नहीं है कि कुछ टीचर्स कहते हैं ना कि हाउ लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, ये वजह नहीं है। मैं आपको रीजन देती हूँ। देखो, आप यहाँ पे अगर लिखोगे कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है, या व्हाट आर द बेनिफिट्स, या कुछ इस तरह करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ,
तो क्या ये सारे आर्ग्यूमेंट्स भी सेम वेटेज नहीं रखते? ये इसी के बहन भाई हैं कि नहीं? ये तो चलो उनके अब्बू हो गए ना, ये बाकी जी सारे इसी के बहन भाई हैं कि नहीं? यस मैम। हाँ। तो क्या मैंने ऐसे बहुत से पैराग्राफ लिखने हैं इंट्रो के अंदर, ये ऐसे के अंदर, ऐसे इस तरह के बहुत से लिखने हैं या दो तीन ही लिखने हैं? 2-3 ही इस लिखने हैं। तरह के दो तीन लिखने हैं ना, मगर इस तरह के कितने लिखने हैं? सिर्फ एक इस हेडिंग के नीचे ही 6-7 लिखने हैं ना? जी और ये सब एक उम्र के हैं, बहन भाई हैं। अब अगर मैं यहाँ हाउ लिखूंगी ना, तो आप जब उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखते हो ना, तो वो आपको बहुत एसिमेट्रिकल लगता है, इरेलीवेंट लगता है। आप कहते हो कि नहीं, इधर भी हाउ ही होना चाहिए। फिर करते करते आपका हाउ, हाउ, व्हाट, वाई, इस तरह से सारे सारे एक जैसे बन जाते हैं, क्वेश्चन टाइप, और वो बहुत बुरा लगता है। awkward ये अभी लगता आप लोग, हाँ, जब मैं किसी का ऐसे दिखा भी दूंगी, उस दिन मैंने किसी का इस तरह का पढ़ा था, तो इसमें इसलिए मैं रेकमेंड ही नहीं करती कि आप क्वेश्चन पे जाओ, फिर आपको पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और वो अजीब सा ऐसे बन जाता है। गॉट इट? है। यस मैम। अब आप लोग जरा फिफ्थ वाला पढ़ो। Online जल्दी से education पढ़ो। also have some shortcomings when हैज, अच्छा, compared ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, हैज करोगे इसको, हैज सम। has some shortcomings when compared to traditional classroom education. हाँ, अब मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? काउंटर। काउंटर। अब जरा इसके नीचे देखो, मैंने कितने पॉइंट्स दिए हैं, 5। 5 मगर इनकी जरा फॉर्मेटिंग देखो। रोमन्स में मतलब उस हाँ, इसका